Welcome back to the physics class. Before the unit test, we were discussing the chapter second, that is force and laws of motion, and we have discussed already the Newton's second law of motion. Okay, as Newton gave three laws to explain the motion of a body: Newton's first law of motion, Newton's second law of motion. Already we have discussed. Now it's time to discuss the Newton's third law of motion. So topic is Newton's third law of motion. Newton's third law of motion. So what this law states, स्टेटमेंट क्या इसकी किसके बारे में हमें बताता है, लेट अस डिस्कस. सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं. इफ वी हैव टू बॉडीज, फर्स्ट बॉडी इज ए एंड सेकंड बॉडी इज बी. वी हैव टू बॉडीज ए एंड बी, कोई भी दो बॉडीज हैं. न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी के ऊपर उतने ही अमाउंट में फोर्स लगाएगी. अगर एग्जांपल लेते हैं हम कि अगर ए बॉडी बी बॉडी के ऊपर 250 न्यूटन, एन मीन्स न्यूटन, न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स. अगर ए बॉडी बी के ऊपर 250 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, ओके, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. आप देख रहे हो ए से बी की डायरेक्शन इधर लग रहा है. फोर्स का मैग्नीट्यूड है 250, मतलब 250 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और किस डायरेक्शन में लग रहा है वो एरो से आपको शो कर रखा है. देन न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि जो सेकंड बॉडी है वो भी फर्स्ट बॉडी के ऊपर उतना ही अमाउंट में फोर्स लगाएगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन. इट मीन्स अगर ए बी के ऊपर 250 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो बी भी ए के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, 250 न्यूटन, बट इन अपोजिट डायरेक्शन. ए की डायरेक्शन क्या थी फोर्स की, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ, लेकिन बी की फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम बी टू ए. इट मीन्स न्यूटन थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है कि अगर फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है तो सेकंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी. यहाँ इक्वल एंड अपोजिट का मतलब है मैग्नीट्यूड में इक्वल फोर्स लगाएगी जो सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी के ऊपर, बट डायरेक्शन में अपोजिट. मैग्नीट्यूड में इक्वल बट डायरेक्शन में अपोजिट फोर्स लगाएगी. दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ओके, इसको अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलना चाहें, फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा रही है दैट इज कॉल्ड एक्शन. फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा रही है, मतलब ए से बी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज एक्शन, और बी जो वापस ए के ऊपर फोर्स लगाएगी दैट इज रिएक्शन. दैट इज रिएक्शन. सो एक्शन ए से बी की डायरेक्शन में लगता है, रिएक्शन बी से ए में लग रहा है. इट बट अमाउंट में इक्वल होगा दोनों का, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट. सो स्टेटमेंट क्या बन गई, न्यूटन थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है एक्शन एंड रिएक्शन आर equal and opposite. Action and reactions are equal and opposite. Action and reaction are equal. Equal का मतलब क्या है, आप यहाँ देख पा रहे हो कि अगर ये 250 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ए बी के ऊपर, तो बी भी ए के ऊपर 250 न्यूटन का फोर्स ही लगाएगा. ओके, अगर ए बी के ऊपर 10 न्यूटन का लगा रहा है तो बी भी ए के ऊपर 10 न्यूटन का ही लगाएगा. और यहाँ पे अपोजिट का क्या मतलब है, डायरेक्शन अपोजिट है. ए से बी के फोर्स की आप डायरेक्शन देख रहे हो तो बी से ए का जो फोर्स होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. इट मीन्स एक्शन और रिएक्शन जो है दे आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट. और कोई भी दो बॉडीज हमारी यूनिवर्स की हो, वापस में एक्शन और रिएक्शन हमेशा करती ही हैं, पेयर में फोर्स लगता ही है. ऐसा नहीं हो सकता कि एक्शन अकेला लग जाए और रिएक्शन ना हो. ऑलवेज देयर इज एक्शन एंड रिएक्शन. ओके, always there is action and reaction. So what is the statement of Newton third law? That is action and reaction are equal and opposite. Action and reaction are equal and
opposite. This is the just statement of Newton's third law. Now let us discuss some examples of Newton's third law of motion. So what are the examples? We are going to start with first example, that this is earth. As we know, अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ. ये मेरे हाथ में मार्कर है, अगर मैं मार्कर को छोड़ूंगा तो ये कहाँ जाएगा? नीचे अर्थ की तरफ जाएगा. ओके, देन इट मीन्स अर्थ, ये एक बॉडी है, बॉडी ए, अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. तो अर्थ ने ए बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया डाउनवर्ड. जितना भी फोर्स लगाया, 5 न्यूटन 10 न्यूटन जितना भी फोर्स लगाया, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई? डाउनवर्ड. ओके, तो अर्थ ने इसके ऊपर किया एक्शन. तो क्या ये बॉडी भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी? बिल्कुल करेगी. दैट विल बी रिएक्शन, बिकॉज इन एवरी ईच एंड एवरी 2 बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स देयर इज एक्शन एंड रिएक्शन. एक्शन अकेला नहीं हो सकता, रिएक्शन अकेला नहीं हो सकता. एक्शन होगा तो उसके बाद रिएक्शन होगा ही होगा. अर्थ अगर बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है तो बॉडी भी अर्थ को अट्रैक्ट करती है. लेकिन अगर मैं देखूँ कि ये मार्कर है, मार्कर में अगर मैं छोड़ूँ तो ये नीचे जा रहा है, इट मीन्स ये तो अर्थ की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है फोर्स की वजह से, लेकिन ये भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. तो ये भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ऊपर अर्थ आती हुई हमें दिखाई नहीं देती. बॉडी अर्थ के ऊपर फोर्स लगाती जरूर है, लेकिन फिर अर्थ मूव करते हुए दिखाई क्यों नहीं देती? अपवर्ड देनी चाहिए. अगर मार्कर नीचे जा रहा है, अर्थ उसको एक्शन डाउनवर्ड कर रहा है, तो रिएक्शन अपवर्ड करना चाहिए. अर्थ एक्टिंग कर रही है ए के ऊपर, तो ए रिएक्शन करेगा बी के ऊपर, और अपोजिट डायरेक्शन में इट मीन्स अपवर्ड. तो अर्थ ऊपर आती हुई दिखाई क्यों नहीं देती? इसके लिए हमारे पास जो हमने न्यूटन का सेकेंड लॉ किया है, दैट इज F इजिकल टू एम ए. ताकि हमने F इजिकल टू एम ए, अगर हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो एक्सेलरेशन क्या बन गया? F बाई एम इजिकल टू ए. अगर हम यहाँ से एक्सेलरेशन और मास का रिलेशन देखें तो इनवर्सली है. एक्सेलरेशन इन अ बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी. इट मीन्स अगर बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसमें एक्सेलरेशन कम होगी, और अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी. अब इस बात को क्लियर करते हैं कि अर्थ इस मार्कर को अट्रैक्ट कर रही है, वो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मार्कर अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है तो अर्थ ऊपर आती दिखाई नहीं देती. क्यों? क्योंकि इस मार्कर का मास कम है. जिसका मास कम उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा. फोर्स दोनों बराबर लगा रहे हैं. अर्थ इसके ऊपर 10 न्यूटन का लगा रहा है, तो ये भी अर्थ के ऊपर 10 न्यूटन का लगाएगा. सेम फोर्स से, सेम फोर्स से मार्कर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थ मूव करते हुए दिखाई नहीं देती. इसका क्या रीज़न है? कि मार्कर का मास कम है. जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा, तो इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा आएगी, और वो ज़्यादा एक्सेलरेशन अपने को ऑब्जर्वेबल है, हमें दिखाई देती है. अब उल्टी हम बात करें, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है. अर्थ का मास ज़्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या आएगी? बहुत कम आएगी. और इतनी कम एक्सेलरेशन जो हमें ऑब्जर्वेबल नहीं है, हमें दिखाई नहीं देती. तो इसलिए अर्थ हमें मूव करते हुए दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसका मास ज़्यादा, और जिसका मास ज़्यादा उसमें एक्सेलरेशन क्या होगी? कम होगी. सो दिस इज द एग्जाम्पल बेस्ड ऑन Newton's third law of motion. There are a lot of example. Let us discuss. Next, second example is walking of a person. एक पर्सन का चलना भी न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ही होता है. कैसे है उसको हम डिस्कस करते हैं. देखिए, ग्राउंड है, ग्राउंड पे अगर कोई पर्सन जब चलता है तो वो अपने पैरों से पीछे की तरफ पुश करता है ग्राउंड को. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर एक पर्सन ग्राउंड पे चलता है तो वो अपने पैरों से ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल करता है, पुश करता है, सॉरी. तो अगर पर्सन आगे चलता है, अगर आप खुद सोचो, अगर आप अपने पैर को दबा के देखो, जब आप आगे चलते हो तो आपका जो पंजा होता है पैर का, वो क्या करता है? वो ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करता है ऐसे. तो जो पैर हैं हमारे चलते टाइम, पर्सन के जो पैर हैं वो ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं. मतलब पैर ग्राउंड के ऊपर कर रहे हैं एक्शन, और एक्शन हो रहा है बैकवर्ड. एक्शन कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? बैकवर्ड. ओके, देन अगर पैर ग्राउंड के ऊपर एक्शन कर रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ग्राउंड पैरों के ऊपर रिएक्शन करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में. तो ग्राउंड पैरों के ऊपर एक्शन करेगा कौन से डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. रिएक्शन आ गया फॉरवर्ड. ओके, एक्शन बैकवर्ड, रिएक्शन फॉरवर्ड. तो हम पैरों से ग्राउंड को बैकवर्ड एक्शन करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो ग्राउंड रिएक्शन हमारे पैरों के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में करता है.
तो जिसकी वजह से हम चल पाते हैं। तो जब ग्राउंड हमारे पैरों के ऊपर रिएक्शन करता है तभी हम आगे की तरफ मूव कर पाते हैं। इट मीन्स वॉकिंग ऑफ अ पर्सन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अनदर एग्जाम्पल इज ऑल्सो देयर, दैट इज स्विमिंग। जो स्विमिंग है, स्विमिंग करते वक्त क्या होता है कि पानी में अगर कोई पर्सन स्विमिंग कर रहा है, जनरली मैं बना रहा हूँ कि अगर एक पर्सन कोई स्विमिंग कर रहा है उसमें, तो क्या है कि वो अपने हाथों से पानी को क्या करता है, अगर हम स्विमिंग करते हैं तो हाथों से पानी को पीछे की तरफ पुश करते हैं। इट मीन्स पानी के ऊपर एक्शन कहाँ होगा, बैकवर्ड, हाथों से। तो पानी हमारे ऊपर रिएक्शन कहाँ करेगा, फॉरवर्ड। जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो पानी के ऊपर हम एक्शन करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो पानी हमारे ऊपर एक्शन करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो स्विमर है वो आगे की तरफ मूव कर पाएगा। सो स्विमिंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अनदर एग्जाम्पल इज ऑल्सो देयर, दैट इज रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। जब किसी भी गन से एक बुलेट को फायर किया जाता है तो बुलेट आगे जाती है और गन को एक झटका लगता है और एक झटके से जो गन है वो पीछे की तरफ जाती है। दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नाउ वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ गन एंड बुलेट। सो वी आर डिस्कसिंग दैट व्हेन वी फायर अ बुलेट फ्रॉम अ गन, तो जो गन है वो बुलेट को आगे की तरफ पुश कर रही है, तो बुलेट के ऊपर क्या हुआ, एक्शन। बुलेट तो आगे चलेगी, तो गन भी एकदम से जर्क से पीछे जाती है, क्योंकि एक्शन किसने किया, गन ने बुलेट के ऊपर। तो बुलेट गन के ऊपर रिएक्शन करेगी, तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में हुआ, बैकवर्ड। तो गन एकदम से जर्क से पीछे जाती है, लेकिन बुलेट इतनी स्पीड, दोनों बराबर फोर्स लगते हैं। अगर गन ने बुलेट के ऊपर 10 न्यूटन लगाया तो बुलेट भी गन के ऊपर 10 न्यूटन लगाएगी, लेकिन बुलेट तो इतनी स्पीड से जाती है, गन इतनी स्पीड से पीछे नहीं जाती। उसका एग्जांपल फिर से वही, अगर हम कॉन्सेप्ट देखें, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू मास। बुलेट का मास कम होता है तो उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा, और गन का मास ज़्यादा होता है तो उसकी एक्सेलरेशन कम। तो गन तो कम स्पीड से पीछे जाएगी और बुलेट ज़्यादा स्पीड से आगे की तरफ जाती है। ओके, अनदर एग्जांपल आल्सो देयर, अनदर एग्जांपल इज मोशन ऑफ रॉकेट्स एंड जेट एरोप्लेन्स। राफेल के बारे में आपने सुना होगा, राफेल। तो राफेल इज ऑल्सो जेट एरोप्लेन। तो ये जेट एरोप्लेन या रॉकेट्स जो लॉन्च करते हैं वो किस बेस पर वर्क करते हैं। जो एक रॉकेट होता है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा। एक रॉकेट की जनरल से शेप बना रहा हूँ मैं एक बार। ये कुछ ऐसा रॉकेट डिज़ाइन होता है, इसके अंदर होता है फ्यूल, यहाँ फ्यूल भरा हुआ होता है, और यहाँ पे एक होती है नोज़ल। ये नोज़ल होती है, एक होल होता है छोटा सा। जैसे ही इसके अंदर फ्यूल बर्न होता है तो गैसेस बनती हैं उससे, और गैसेस काफ़ी ज़्यादा स्पीड से नीचे की तरफ यहाँ निकलती हैं। ये निकलती हैं इससे गैसेस, फ्यूल बर्न होने से जो गैसेस निकलती हैं, मतलब रॉकेट जो है वो गैसेस के ऊपर फोर्स कहाँ लगा रहा है, डाउनवर्ड। तो रॉकेट गैसेस के ऊपर फोर्स लगा रहा है, एक्शन कर रहा है डाउनवर्ड। तो गैसेस रॉकेट के ऊपर एक्शन कहाँ करेंगी, अपवर्ड। रॉकेट के अंदर जो फ्यूल है वो बर्न हुआ, उससे जो गैसेस बनी, रॉकेट के नोजल जो है बैक साइड में, उसे गैसेस डाउनवर्ड गई। तो गैसेस के ऊपर फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड। तो गैसेस कहाँ फोर्स लगाएंगे, उसके अपोजिट, दैट इज अपवर्ड। तो एक्शन हुआ डाउनवर्ड और एक्शन हुआ अपवर्ड। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ मोशन ऑफ रॉकेट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर हम जेट एरोप्लेन की बात करें तो वो भी ऐसा ही है। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल मूव करवा लें, जेट एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, उसके बैक साइड में जो नोजल होता है वो गैसेस को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, तो गैसेस उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करती हैं। तो इट मीन्स जेट एरोप्लेन्स हो चाहे रॉकेट्स हों, उनका जो फ्लाइंग सिचुएशंस हैं, प्रिंसिपल है, दैट इज ऑल्सो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. So these are the some examples of Newton third law of motion. I hope you all understood the today's topic, that is Newton third law of motion. Prepare notes of the today's topic. Okay.
और टिल देन